सोचिए, एक रॉकेट का तकरीबन 4 टन वजनी टुकड़ा खिला में तकरीबन 1.5 साल तक चांद के गिर्द घूमता रहा और फिर हजारों किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जाकर चांद की सतह से टकरा गया। हाय एवरीवन, दिस इज मी तारिक अजीज। लेकिन असल सवाल ये है, चांद पर जहां हवा ही नहीं, वहां इसके टकराव के बाद आखिर हुआ क्या? क्या कोई जबरदस्त धमाका हुआ? क्या चांद की सतह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया? और सबसे अहम, क्या साइंसदान इस टकराव से चांद के बारे में कोई नई चीज दरियाफ्त कर सके? आज हम शुरू से आखिर तक पूरी कहानी समझेंगे। ये रॉकेट चांद तक पहुंचा कैसे? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई ऐसा रॉकेट नहीं था जिसे स्पेस एक्स ने जानबूझकर चांद से टकराने के लिए भेजा था। ये फाल्कन 9 रॉकेट का एक अपर स्टेज था। फाल्कन 9 का काम आमतौर पर सैटेलाइट या दूसरे खिलाई पेलोड्स को जमीन के मदार तक पहुंचाना होता है। रॉकेट के पहले मरहले के बाद इसका दूसरा मरहला यानी अपर स्टेज अपना इंजन इस्तेमाल करके पेलोड को मतलूबा मदार तक पहुंचाता है। इसके बाद अक्सर ये स्टेज अपना बुनियादी काम मुकम्मल कर चुका होता है, लेकिन इस खास मामले में कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी। ये अपर स्टेज जमीन के आसपास एक ऐसे रास्ते पर चला गया जहां से वो बाद में चांद के करीब पहुंचने लगा और फिर ये तकरीबन 1.5 साल तक खिला में सफर करता रहा। चांद तक पहुंचना इतना आसान क्यों नहीं? यहाँ एक दिलचस्प बात समझना जरूरी है। चांद जमीन के बिल्कुल करीब नजर आता है, लेकिन खिलाई फासले के हिसाब से वो काफी दूर है। जमीन और चांद के दरमियान औसत फासला तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर है। लेकिन किसी चीज को चांद तक पहुंचने के लिए सिर्फ इसे सीधा चांद की तरफ फेंक देना काफी नहीं। खिलाई जहाज की रफ्तार, जमीन की कशिश शकल, चांद की कशिश शकल और इसका मदार, ये सब चीजें इसके रास्ते पर असरअंदाज होती हैं। इसी वजह से खिला में एक छोटा सा रास्ता भी इंतहाई पेचीदा हिसाब का नतीजा हो सकता है। आखिर फिर ये अपर स्टेज खिला में करता क्या रहा? ये अपर स्टेज तकरीबन 1.5 साल तक खिला में गर्दिश करता रहा। इस दौरान ये जमीन और चांद की कशिश शकल, ग्रेविटी से मुतासिर होता रहा। यहाँ एक अहम चीज समझें, खिला में अगर कोई चीज एक मरतबा हरकत कर रही हो तो इसे मुसलसल इंजन चलाने की ज़रूरत नहीं होती। ज़मीन पर अगर आप गाड़ी का इंजन बंद कर दें तो गाड़ी कुछ देर बाद रुक जाएगी, क्योंकि हवा की मुज़ाहमत और ज़मीन से रगड़ मौजूद है। लेकिन खिला में सूरत हाल मुख्तलिफ है। वहाँ तकरीबन कोई हवा नहीं, इसलिए खिलाई जिस्म तवील अरसे तक हरकत करता रह सकता है। अलबत्ता इसका रास्ता मुकम्मल तौर पर सीधा नहीं रहता। ज़मीन, चांद और सूरज की ग्रेविटी इसके डायरेक्शन को मुसलसल तब्दील करती रहती हैं। आखिरकार चांद से टकराव, और फिर वो वक्त आया जब ये अपर स्टेज चांद की तरफ बढ़ा। इसकी रफ्तार तकरीबन 9,000 किलोमीटर फी घंटा के करीब थी और इस रफ्तार से तकरीबन 4 टन का धाती जिस्म चांद की सतह से टकराया। ये एक इंतहाई ताकतवर काइनेटिक इम्पैक्ट था, यानी यहाँ तवानाई किसी धमाका खेज मादे से नहीं, बल्कि रफ्तार और वजन से पैदा हुई। सादा अल्फाज में, जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की मास और वेलोसिटी होगी, टकराने के वक्त इतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी पैदा हो सकती है। और यहाँ जिस्म का वजन भी हज़ारों किलोग्राम था और रफ्तार भी हज़ारों किलोमीटर फी घंटा। लेकिन चांद पर धमाके की आवाज़ क्यों नहीं आई? ये सबसे दिलचस्प सवाल है। अगर ज़मीन पर कोई रॉकेट चांद जैसी सतह से टकराए तो हमें एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दे सकती है, लेकिन चांद पर नहीं, क्योंकि आवाज़ को सफ़र करने के लिए किसी मीडियम जैसे हवा की ज़रूरत होती है। चांद के पास ज़मीन जैसा माहौल नहीं, इसलिए अगर वहाँ कोई ज़ोरदार इम्पैक्ट भी हो जाए तो इसकी आवाज़ ज़मीन की तरह फिज़ा में फैल कर किसी शख्स के कान तक नहीं पहुँच सकती। यानी वहाँ एक ज़बरदस्त टकराव हो सकता है, लेकिन धमाके की आवाज़ नहीं होगी। तो फिर टकराने के बाद हुआ क्या? ये अपर स्टेज चांद की सतह से टकराया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चंद लम्हों में हीट, शॉक और सरफेस को तोड़ने वाली तवानाई में तब्दील हुई। टकराव के बाद टकराव के मकाम पर चांद की सतह का मटेरियल उड़ सकता है और एक इम्पैक्ट क्रिएटर बन सकता है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि रॉकेट चांद की सतह पर जाकर एक टुकड़े की तरह बैठ जाए। इतनी ज़्यादा रफ्तार पर इम्पैक्ट इंतहाई वायलेंट हो सकता है। रॉकेट का बड़ा हिस्सा खुद भी तबाह या पिघल सकता है, लेकिन चांद की सतह का मटेरियल बाहर की तरफ फेंका जा सकता है। क्या इससे कोई नया राज खुला? यहाँ हमें थोड़ा मोहतात रहना होगा। इस तरह के इम्पैक्ट से साइंसदानों के लिए चांद की सतह का मटेरियल अहम हो सकता है, क्योंकि चांद पर होने वाले इम्पैक्ट हमें ये समझने में मदद देते हैं कि वहाँ की सतह किस किस्म के मटेरियल से बनी है और इम्पैक्ट इवेंट किस तरह काम करते हैं। लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि सिर्फ इस एक रॉकेट की टकराने से चांद का कोई बड़ा पोशीदा राज फौरन दरियाफ्त हो गया। साइंस में ऐसा नहीं होता। एक इम्पैक्ट से हासिल होने वाली मालूमात को दूसरे ऑब्जर्वेशन, टेलीस्कोप डेटा और लूनर मिशन के साथ मिलाकर देखा जाता है। क्या चांद पर अर्थ जैसा क्रिएटर बन सकता है? जी हाँ, चांद की सतह पर पहले ही लाखों साल से इम्पैक्ट होते आए हैं, छोटे एस्टेरॉयड से लेकर बड़े मेटेराइड्स तक। ये सब चांद की सतह पर गड्ढे बनाते रहे हैं। असल में चांद की सतह को देखें, इस पर मौजूद बेशुमार क्रेटर इस बात का सबूत है कि वहाँ इम्पैक्ट कितने आम रहे हैं। और चूंकि चांद के पास ज़मीन जैसा मोटा एटमॉस्फेयर नहीं है,
اس لیے بہت سے چھوٹے اسپیس راکٹ بھی نسبتاً آسانی سے سطح تک پہنچ سکتے ہیں۔ زمین اور چاند میں بڑا فرق۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسا راکٹ زمین سے ٹکرائے تو کیا ہوگا؟ زمین پر ایٹماسفیئر موجود ہیں۔ کوئی چھوٹی خلائی چٹان زمین کی طرف آئے تو ایٹماسفیئر کے ساتھ فرکشن کی وجہ سے وہ گرم ہو سکتی ہیں اور جل بھی سکتی ہیں۔ اسی لیے ہمیں آسمان میں شوٹنگ سٹار نظر آتے ہیں، لیکن چاند کے پاس ایسا ایٹماسفیئر نہیں، لہٰذا وہاں آنے والا جسم تقریباً براہ راست سطح سے ٹکرا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے چاند کی سطح پر امپیکٹ کریٹر اتنے واضح ہیں۔ ایک عجیب سوال، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان مستقبل میں چاند پر مستقل رہائش بناتا ہے تو کیا زمین سے بھیجے گئے پرانے راکٹ سٹیج یا اسپیس ڈبریز چاند کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں؟ یہ سوال مستقبل میں بہت اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے مون مشن بڑھیں گے، چاند کے ارد گرد اور چاند کی سطح پر انسانی سرگرمیاں بھی بڑھیں گی۔ مستقبل میں سائنسدانوں کو صرف یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ چاند تک کیسے پہنچا جائے، بلکہ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہاں موجود وسائل اور ماحول کو کیسے محفوظ رکھا جائے۔ اس پورے واقعے کی سب سے دلچسپ بات یہ نہیں کہ ایک راکٹ چاند سے ٹکرا گیا۔ اصل سبق یہ ہے کہ خلا میں بھیجی گئی کوئی چیز اپنا کام ختم کرنے کے بعد فوراً غائب نہیں ہو جاتی۔ وہ خلا میں موجود رہ سکتی ہے، اس کا مدار بدل سکتا ہے، وہ کسی دوسرے خلائی جسم کے قریب جا سکتی ہیں اور بہت طویل عرصے بعد کسی سیارے یا چاند سے ٹکرا بھی سکتی ہے۔ یعنی خلا میں ہر لانچ اپنے ساتھ ایک لمبی کہانی چھوڑ سکتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ رات کے آسمان میں چاند کو دیکھیں، یاد رکھیں کہ اس خاموش دنیا پر ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ کبھی چھوٹے میٹیورائٹس وہاں ٹکراتے ہیں، انسان اپنے اسپیس کرافٹ وہاں بھیجتا ہے، اور کبھی زمین سے بھیجا گیا کوئی پرانا راکٹ سٹیج ہزاروں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چاند کی سطح سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور سب سے حیران کن بات، چاند پر یہ سب کچھ تقریباً مکمل خاموشی میں ہوتا ہے۔ نہ زمین جیسی ہوا، نہ آواز، صرف ایک زبردست امپیکٹ۔ اور چاند کی خاموش سطح پر ایک اور نشان۔ اگر آپ کو ایسی اسپیس اور سائنس سٹوریز حقیقت اور سائنسی وضاحت کے ساتھ پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ کائنات میں ابھی بہت سی ایسی کہانیاں موجود ہیں جنہیں ہم نے ابھی دریافت کرنا ہے۔ تھینک یو۔